नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक्स और चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायी और जीवन बदल देने वाली किताबों का सार, ताकि आप उनसे सीख सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आत्मकथा की जिसने न जाने कितने युवाओं को अपने सपनों का पीछा करने और उन्हें साकार करने की शक्ति दी है। यह है भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। यह किताब सिर्फ एक जीवन यात्रा नहीं है, बल्कि यह उस सोच की कहानी है जो एक छोटे से गांव के बच्चे को आसमान छूने की हिम्मत देती है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने चाहे कितने भी बड़े हों, अगर उन्हें ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ पूरा करने का संकल्प हो, तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। डॉ. कलाम कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इस किताब का हर पन्ना इसी विचार को जीवंत करता है। अब चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां यह कहानी शुरू हुई, तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम नामक गांव से। यह वही पावन स्थल है जो रामेश्वरम मंदिर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और जिसे धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को यहीं हुआ। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशी अम्मा था। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन संस्कारों और ईमानदारी में समृद्ध था। जैनुलाब्दीन खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वे एक नाव चलाने का काम करते थे और लोगों को समुद्र पार मंदिर तक पहुंचाते थे, लेकिन वे अत्यंत सादगीपूर्ण, ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। माँ आशी अम्मा एक धार्मिक और दयालु महिला थी, जो पड़ोसियों और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। कलाम का बचपन कठिनाइयों से भरा था। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार पेट भर खाना तक नसीब नहीं होता था, लेकिन माता पिता ने उन्हें हमेशा यह सिखाया कि कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती हैं और आत्मविश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही कारण था कि बालक अब्दुल कलाम अपने बचपन से ही अनुशासन प्रिय और मेहनती बन गए। रामेश्वरम एक छोटा सा कस्बा था जहां विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग आपस में सौहार्द से रहते थे। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे। कलाम का बचपन इसी धार्मिक सहिष्णुता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बीता। वे अक्सर बताते थे कि उनके सबसे अच्छे दोस्त हिंदू घरों से थे। उनके एक मित्र शिव सुब्रमण्य अय्यर के पिता स्कूल के अध्यापक थे और उन्होंने कलाम के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। बचपन में ही कलाम के अंदर उड़ान और आसमान के प्रति एक अलग ही आकर्षण था। जब भी वे आकाश में उड़ते हुए पक्षियों या विमान को देखते, तो उनकी आंखें चमक उठती। उन्हें लगता कि एक दिन वे भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे आकाश उनके नाम को याद रखे। यही सपना धीरे धीरे उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। परिस्थितियां इतनी कठिन थीं कि छोटे कलाम को पढ़ाई के साथ साथ अखबार बांटने का काम करना पड़ता था। सुबह जल्दी उठकर वे अखबार बांटते और फिर स्कूल जाते, लेकिन इस काम को उन्होंने कभी बोझ नहीं माना, बल्कि यह समझा कि यह उनकी मेहनत और आत्मनिर्भरता की निशानी है। इस अनुभव ने उन्हें जीवन भर यह सिखाया कि मेहनत से कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। स्कूल के दिनों में कलाम बहुत जिज्ञासु और मेहनती विद्यार्थी थे। उन्हें गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी। उनके अध्यापक उन्हें प्रोत्साहित करते और कहते कि उनमें कुछ खास है। खासकर उनके अध्यापक अय्यर सर ने उनकी जिज्ञासा और लगन को पहचान लिया था। उन्होंने न केवल उन्हें विज्ञान और गणित समझने में मदद की, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी मजबूत किया। कलाम का परिवार धर्मनिष्ठ था और वे बचपन से ही धार्मिक वातावरण में पले बढ़े, लेकिन उनकी सोच बहुत व्यापक थी। उन्होंने अपने पिता से सादगी, ईमानदारी और आध्यात्मिकता सीखी और अपनी मां से करुणा, सेवा और दूसरों की मदद करने का भाव पाया। यही गुण आगे चलकर उनके व्यक्तित्व का आधार बने। बचपन में कलाम का मन अक्सर उड़ते पक्षियों और आकाश में दिखते हवाई जहाजों को देखकर रोमांचित होता। यही रोमांच धीरे धीरे एक वैज्ञानिक बनने की ओर उनका पहला कदम था। वे अक्सर सपने देखते कि एक दिन वे खुद ऐसे यंत्र बनाएंगे जो आकाश की ऊंचाइयों तक जा सकें। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है एक ऐसे सफर का पहला पड़ाव जो हमें दिखाता है कि कठिन परिस्थितियां इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि और मजबूत बनाती हैं। रामेश्वरम का यह गरीब लड़का, जिसकी जेब में अक्सर एक पैसा तक नहीं होता था, वही लड़का आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनता है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें बताती है
कि सपनों को पूरा करने के लिए परिस्थितियां मायने नहीं रखती, मायने रखती है तो सिर्फ मेहनत, लगन और विश्वास। भाग 2। दोस्तों, भाग 1 में हमने सुना कि किस तरह डॉन एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन तमिलनाडु के छोटे से कस्बे रामेश्वरम में बीता। एक गरीब लेकिन संस्कारवान परिवार से निकलकर उन्होंने बचपन में ही कठिन परिश्रम और आत्मनिर्भरता की राह चुन ली थी। अब हम उनके जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जहां उनकी शिक्षा और शुरुआती संघर्षों की कहानी है। यही वह दौर था जिसने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार दिया। कलाम बचपन से ही बेहद जिज्ञासु विद्यार्थी थे। वे घंटों किताबों में खोए रहते और अपने अध्यापकों से सवाल पूछते रहते। उन्हें विज्ञान और गणित से विशेष लगाव था। वे मानते थे कि विज्ञान के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि विज्ञान इंसान को ब्रह्मांड और प्रकृति को समझने का माध्यम देता है। स्कूल में वे औसत विद्यार्थी माने जाते थे, लेकिन उनकी लगन और अनुशासन ने उन्हें धीरे धीरे सबकी नजरों में खास बना दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने भौतिकी के फिजिक्स विषय में स्नातक की पढ़ाई शुरू की। यह समय उनके जीवन का महत्वपूर्ण दौर था, क्योंकि यहाँ आकर उन्होंने पहली बार बड़े स्तर पर शिक्षा और प्रतिस्पर्धा का सामना किया। कॉलेज की फीस चुकाना आसान नहीं था, लेकिन परिवार और उनकी अपनी मेहनत ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। भौतिकी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे और आगे बढ़ना चाहते थे। उनका सपना था कि वे इंजीनियर बने और हवाई जहाज या रॉकेट जैसे यंत्र बनाएं। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में प्रवेश लिया। MIT में दाखिला लेना आसान नहीं था। इसके लिए परीक्षा देनी पड़ती थी और दाखिला लेने के बाद भी काफी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन कलाम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। MIT के दिनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। यहाँ उन्होंने पहली बार एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को गहराई से पढ़ा। उन्हें विमान और उड़ान की तकनीक के बारे में जानने का अवसर मिला। कॉलेज में उन्हें एक प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ा, जिसमें उन्हें एक विमान का मॉडल बनाना था। यह प्रोजेक्ट उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उन्हें सीमित साधनों और समय में इसे पूरा करना था। उनके गाइड ने सख्ती से कहा था कि अगर यह प्रोजेक्ट समय पर और सही तरीके से पूरा नहीं हुआ तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। इस चुनौती ने कलाम को झकझोर दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने प्रोजेक्ट पर काम किया। कई रातें उन्होंने बिना सोए बिताई। अंततः उन्होंने समय पर प्रोजेक्ट पूरा किया और उनका मॉडल देखकर सभी प्रभावित हुए। यह अनुभव उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था, जिसने उन्हें यह सिखाया कि कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, दृढ़ निश्चय और मेहनत से उसे जीता जा सकता है। MIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए आवेदन भी किया और चयन प्रक्रिया तक पहुंचे, लेकिन किस्मत ने यहाँ उनका साथ नहीं दिया। चयन सूची में वे 9वें स्थान पर आए, जबकि केवल 8 उम्मीदवार चुने गए। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। वे बहुत निराश हो गए और खुद को असफल मानने लगे। लेकिन दोस्तों, यहीं से उनके जीवन की असली दिशा बदलती है। असफलता ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि नए रास्ते पर बढ़ने का संकल्प दिया। एयरफोर्स में पायलट न बन पाने के बाद उन्होंने वैज्ञानिक बनने का निर्णय लिया। उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर शुरू किया। DRDO में शुरुआत में उनका काम ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं था। वे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसे भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया। वे मानते थे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। धीरे धीरे उनकी मेहनत और प्रतिभा लोगों की नजरों में आने लगी। इसी बीच उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO में काम करने का अवसर मिला। यह उनके जीवन का बड़ा मोड़ था। यहाँ उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। यह प्रोजेक्ट उनके करियर की पहचान बना और उन्हें मिसाइल मैन बनने की राह पर आगे बढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस समय तक उनकी जिंदगी चुनौतियों और संघर्षों से भरी थी। उनके परिवार की आर्थिक हालत अब भी कमजोर थी। उन्हें खुद भी कई बार निराशा और असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा यही कहते थे कि असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। उनकी सोच हमेशा सकारात्मक रहती थी। वे असफलता को भी एक अनुभव की तरह लेते और उससे सीखते। यही आदत आगे चलकर उन्हें महान वैज्ञानिक और प्रेरक व्यक्तित्व बनाने में सहायक बनी। दोस्तों, इस तरह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बचपन और शिक्षा का सफर हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान का मन मजबूत है और वह मेहनत करना जानता है,
तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। यही था उनका शुरुआती संघर्ष और शिक्षा का सफर, जिसने उन्हें वैज्ञानिक बनने की राह पर डाला। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे DRDO और ISRO में उनके काम ने भारत के अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र को नई दिशा दी और किस तरह उन्होंने देश को स्वदेशी तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। भाग 3। दोस्तों, भाग 2 में हमने सुना कि कैसे अब्दुल कलाम जी ने अपनी शिक्षा पूरी की और जीवन के पहले बड़े झटके का सामना किया जब वे एयरफोर्स में पायलट नहीं बन पाए। लेकिन उसी असफलता ने उन्हें नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। अब हम उनके जीवन के उस दौर में प्रवेश करते हैं जब उन्होंने भारत के रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने योगदान की नींव रखी। कलाम जी ने सबसे पहले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में काम करना शुरू किया। वहां उनकी भूमिका ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे भी उतनी ही गंभीरता और मेहनत से किया। वे मानते थे कि इंसान को हमेशा अपने काम में उत्कृष्टता लानी चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। DRDO में उन्होंने शुरुआत में हेलीकॉप्टर और छोटे एयरक्राफ्ट डिजाइन से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया। भले ही ये काम सीधे तौर पर बहुत बड़े न लगते हों, लेकिन इनसे उन्हें रक्षा क्षेत्र की जटिलताओं को समझने का अवसर मिला। लेकिन दोस्तों, असल मोड़ तब आया जब उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO में काम करने का मौका मिला। यह भारत का वह संस्थान था जिसने देश को अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक पहचान दिलाई। ISRO में जाकर कलाम जी का असली सपना पूरा होने लगा। यहाँ उन्हें काम करने का अवसर मिला उस प्रोजेक्ट पर जिसने न सिर्फ उनके करियर को बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित कर दिया। यह प्रोजेक्ट था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का। SLV-3 प्रोजेक्ट का उद्देश्य था भारत का अपना उपग्रह लॉन्च वाहन तैयार करना, ताकि भारत किसी भी विदेशी मदद के बिना अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज सके। यह उस दौर की बात है जब भारत तकनीकी दृष्टि से बहुत पीछे था और हमारे पास सीमित साधन और संसाधन थे। विदेशी शक्तियां भारत की प्रगति में सहयोग देने के बजाय अक्सर अड़चनें डालती थीं। ऐसे में स्वदेशी तकनीक से उपग्रह प्रक्षेपण करना एक असंभव सा सपना लगता था। लेकिन इस असंभव को संभव बनाने का बीड़ा उठाया कलाम जी और उनकी टीम ने। वे SLV-3 प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। उन्हें न सिर्फ तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बल्कि साधनों की कमी, समय की पाबंदी और संसाधनों की दिक्कतों को भी झेलना पड़ा। SLV-3 प्रोजेक्ट पर काम करते हुए कई बार असफलताएं आईं। पहला प्रयास विफल रहा। जब रॉकेट ने उड़ान भरी तो शुरुआती कुछ सेकंड तक सब ठीक रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में वह गिर गया और प्रक्षेपण असफल हो गया। यह क्षण कलाम जी और उनकी पूरी टीम के लिए बेहद निराशाजनक था। लेकिन दोस्तों, यहीं से पता चलता है कि महान इंसान और आम इंसान में फर्क क्या होता है। कलाम जी ने उस असफलता को अंत नहीं माना। उन्होंने अपनी टीम से कहा, यह असफलता नहीं है, यह हमारी सीख है। अब हम अपनी गलतियों से सीखकर और मजबूत होकर अगली बार सफल होंगे। और सचमुच उनकी यह बात उनकी पूरी टीम के लिए प्रेरणा बन गई। वे दिन रात अपनी टीम के साथ काम करते, उन्हें तकनीक का हर छोटा बड़ा पहलू समझाते और खुद भी नए समाधान खोजते। उनकी खासियत यह थी कि वे सिर्फ नेता बनकर आदेश नहीं देते थे, बल्कि अपनी टीम के साथ मिलकर हर काम में हाथ बंटाते थे। आखिरकार वह दिन आया जब SLV-3 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ। भारत ने अपना उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया और इस उपलब्धि ने पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया। इस सफलता ने न सिर्फ भारत को अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में नई पहचान दिलाई, बल्कि कलाम जी को भी एक महान वैज्ञानिक के रूप में स्थापित कर दिया। दोस्तों, SLV-3 की सफलता के बाद अब्दुल कलाम जी का नाम हर जगह गूंजने लगा, लेकिन उन्होंने कभी इसे व्यक्तिगत सफलता नहीं माना। वे हमेशा कहते थे कि यह सफलता पूरी टीम की मेहनत और देश के वैज्ञानिकों की लगन का नतीजा है। यही उनकी विनम्रता थी जो उन्हें और भी महान बनाती थी। ISRO में काम करते हुए उन्होंने कई और प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया। भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई ऊंचाइयां देने में उनका बड़ा योगदान रहा। लेकिन इसके साथ ही उनके मन में यह भी विचार आने लगा कि अब उन्हें रक्षा क्षेत्र में और गंभीर योगदान देना चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने आगे चलकर फिर से DRDO में कदम रखा। इस बार उनका लक्ष्य और बड़ा था। वे सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं करना चाहते थे, बल्कि भारत को स्वदेशी मिसाइल तकनीक से लैस करना चाहते थे। उस समय भारत पूरी तरह से विदेशी तकनीक पर निर्भर था और रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। कलाम जी ने यह सपना देखा कि भारत को अपने बलबूते पर खड़ा होना होगा।
यही सपना आगे चलकर उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दिलाता है। लेकिन दोस्तों, उस मुकाम तक पहुंचने से पहले उन्हें अभी और संघर्ष करना था, क्योंकि तकनीक लाना आसान नहीं था। विदेशी शक्तियां भारत को तकनीकी सहायता नहीं देती थी और संसाधन भी सीमित थे। पर कलाम जी मानते थे कि जब इरादा मजबूत हो और सपना साफ हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। यही था उनका ISRO और DRDO का शुरुआती सफर, जिसने उन्हें एक बड़े मिशन की ओर बढ़ाया। उनकी सोच और उनकी मेहनत ने भारत को उस राह पर डाल दिया जहां से देश ने विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया। भाग 4। दोस्तों, भाग 3 में हमने जाना कि किस तरह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ISRO में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट को सफल बनाकर भारत को अंतरिक्ष विज्ञान की नई पहचान दिलाई। वहीं से उनकी साख एक महान वैज्ञानिक के रूप में बनी। लेकिन उनका असली सपना अभी बाकी था। अब वे भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। यही सपना उन्हें फिर से DRDO की ओर खींच लाया। साल 1980 के दशक में भारत की सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौतियां थीं। पड़ोसी देश आधुनिक हथियारों से लैस थे और भारत तकनीकी रूप से पीछे था। हमें रक्षा के लिए विदेशी ताकतों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस स्थिति ने डॉक्टर कलाम को गहराई से विचलित किया। उन्होंने ठान लिया कि भारत को अपनी मिसाइल तकनीक खुद विकसित करनी होगी। इसी सोच के साथ उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की नींव रखी। यह एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसके तहत भारत को अपनी खुद की मिसाइलें बनानी थी। इस कार्यक्रम में 5 प्रमुख मिसाइलों का विकास शामिल था: पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। अब सोचिए दोस्तों, उस समय भारत के पास सीमित साधन थे, तकनीक की कमी थी और विदेशी देशों से सहयोग मिलने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन डॉक्टर कलाम का आत्मविश्वास अडिग था। उन्होंने अपनी टीम से कहा, अगर हम ठान लें तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। सबसे पहले काम शुरू हुआ पृथ्वी मिसाइल पर। यह एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल थी। शुरुआती प्रयासों में कई दिक्कतें आईं। इंजन काम नहीं करता, कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता, परीक्षण असफल हो जाता। लेकिन कलाम जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता को अगली सफलता की सीढ़ी माना। उनकी टीम उनके जुनून से प्रेरित होकर दिन रात काम करती। आखिरकार वह दिन आया जब पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। यह भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था। अब हम अपने बलबूते पर एक शक्तिशाली मिसाइल बना चुके थे। यह सफलता सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। इसके बाद काम शुरू हुआ अग्नि मिसाइल पर। यह भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसकी मारक क्षमता लंबी दूरी तक थी। अग्नि मिसाइल का नाम ही अपने आप में शक्ति और जोश का प्रतीक था। इस प्रोजेक्ट में भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन कलाम जी की नेतृत्व क्षमता ने टीम को कभी टूटने नहीं दिया। जब अग्नि मिसाइल ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी और लक्ष्य को भेदा तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। अब दुनिया ने भी मान लिया कि भारत रक्षा क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। दोस्तों, यह सब आसान नहीं था। इन प्रोजेक्ट्स के दौरान डॉक्टर कलाम को कई बार राजनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे डगमगाए नहीं। उनकी सोच हमेशा साफ थी, हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं और हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। यही कारण है कि उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। वे सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी टीम को प्रेरित करके बड़े ही असंभव को संभव कर दिखाया। डॉक्टर कलाम की खासियत यह थी कि वे कभी खुद को बड़ा नहीं मानते थे। जब भी किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलती, वे उसका श्रेय अपनी टीम को देते। वे कहते, मैं सिर्फ टीम का एक सदस्य हूं, असली काम मेरे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने किया है। यही विनम्रता उन्हें सबका प्रिय बनाती थी। उनकी सोच तकनीकी सीमाओं से भी बड़ी थी। वे हमेशा कहते थे कि तकनीक का असली मकसद सिर्फ हथियार बनाना नहीं, बल्कि समाज की भलाई करना है। मिसाइल प्रोग्राम की सफलता ने भारत को मजबूत किया, लेकिन कलाम जी इसके साथ साथ विज्ञान को आम आदमी की जिंदगी तक पहुंचाने का सपना भी देखते थे। युवाओं के साथ उनका गहरा जुड़ाव भी इसी समय और बढ़ा। वे जब भी किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज जाते तो छात्रों से यही कहते, अपने सपनों को पहचानो, उन्हें पाने के लिए जी जान से मेहनत करो, देश का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। मिसाइल प्रोग्राम ने डॉ कलाम को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अब वे सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं रहे, बल्कि एक राष्ट्रीय नायक बन गए थे। अखबारों और टीवी में उनकी तस्वीरें छपने लगी। लोग उन्हें अपने आदर्श के रूप में देखने लगे। लेकिन दोस्तों,
जो बात उन्हें औरों से अलग बनाती थी वह यह कि उन्होंने कभी इस पहचान को अहंकार बनने नहीं दिया। वे हमेशा वही सादगी से रहते जो बचपन से उनका हिस्सा थी। साधारण कपड़े पहनते, साधारण खाना खाते और पूरी लगन से काम करते। उनकी यही सादगी और समर्पण उन्हें जनता के दिलों में और गहराई से बसाती चली गई। भारत का हर नागरिक गर्व महसूस करने लगा कि हमारे पास ऐसा वैज्ञानिक है जिसने सीमित साधनों के बावजूद देश को आत्मनिर्भर बना दिया। दोस्तों, इस तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल प्रोग्राम के जरिए भारत को न सिर्फ एक नई पहचान दी, बल्कि यह साबित कर दिया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। भाग 5। दोस्तों, भाग 4 में हमने सुना कि किस तरह डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया और पूरे देश को गर्व का एहसास कराया। वे अब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हो चुके थे। लेकिन अगर हम केवल उनके वैज्ञानिक योगदान पर ही ध्यान दें तो हम उनके व्यक्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को मिस कर देंगे। असली बात यह है कि कलाम जी का जीवन सिर्फ विज्ञान या तकनीक तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके विचार, उनका दर्शन और उनकी सादगी उन्हें और भी महान बनाते हैं। कलाम जी का जीवन दर्शन बहुत गहराई लिए हुए था। वे मानते थे कि इंसान को हमेशा सपने देखने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उनके अनुसार सपने ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं। वे अक्सर कहते थे, सपना वह नहीं होता जो आप सोते समय देखते हैं, राह होता है जो आपको सोने न दे। यह पंक्ति आज भी लाखों युवाओं के दिलों को छूती है। बचपन से ही उन्होंने अपने पिता से सादगी और आध्यात्मिकता सीखी थी। उनके पिता एक नाव चलाने वाले थे, लेकिन उनके भीतर गहरी आध्यात्मिक शक्ति थी। वे अक्सर छोटे अब्दुल को समझाते थे कि जिंदगी में ईमानदारी और सादगी सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरी तरफ उनकी मां ने उन्हें करुणा, दया और सेवा का भाव दिया। यही कारण था कि कलाम जी का व्यक्तित्व कभी कठोर नहीं बना, बल्कि हमेशा विनम्र और संवेदनशील बना रहा। उनकी शिक्षा के दौरान उनके अध्यापकों का भी गहरा प्रभाव पड़ा। शिव सुब्रमण्यम अय्यर जैसे अध्यापक ने उन्हें न सिर्फ पढ़ाई में मदद की, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन में ज्ञान का असली अर्थ है उसे समाज के लिए उपयोग करना। इसी तरह MIT में उनके गाइड ने उन्हें सख्ती और अनुशासन के महत्व का एहसास कराया। कलाम जी अक्सर कहते थे कि अगर उनके अध्यापक उन्हें डांटकर कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर न करते तो शायद वे कभी इतनी ऊंचाइयां न छू पाते। दोस्तों, यही गुरुजन और यही संस्कार आगे चलकर उनके जीवन दर्शन की जड़ बने। वे हमेशा मानते थे कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसे अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और विनम्र बने रहना चाहिए। अब बात करते हैं उनके युवाओं के प्रति दृष्टिकोण की। कलाम जी युवाओं को भारत का भविष्य मानते थे। उनका कहना था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को सही दिशा और प्रेरणा देनी होगी। वे जहां भी जाते छात्रों और युवाओं से मिलना नहीं भूलते। बड़े बड़े कार्यक्रमों में भाषण देने के बाद भी वे छात्रों से अलग से समय निकालते और उनके सवालों का जवाब देते। वे युवाओं से कहते, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने सपनों को पहचानो, अपनी ताकत और कमजोरी को समझो, लक्ष्य तय करो और तब तक मेहनत करो जब तक सफलता न मिल जाए। वे यह भी कहते थे कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। उनके शब्द में असफलता सिर्फ सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर हम उससे सीख लें तो असफलता हमें मजबूत बनाती है। कलाम जी का एक और बड़ा संदेश था जिम्मेदारी। वे कहते थे कि हर इंसान को यह समझना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके परिवार के प्रति भी है। यही जिम्मेदारी हमें बेहतर इंसान बनाती है। उनकी खासियत यह थी कि वे बातें केवल किताबों या मंचों पर नहीं करते थे, बल्कि उन्हें जीते भी थे। उनका जीवन ही इस बात का उदाहरण था कि सादगी और ईमानदारी से भी इंसान कितना बड़ा बन सकता है। वे सारा जीवन साधारण कपड़े पहनते, सादा खाना खाते और अपनी जरूरतों को बहुत कम रखते। वे हमेशा कहते, मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरा ज्ञान और मेरी मेहनत है, न कि धन या शान शौकत। उनका जीवन दर्शन सिर्फ विज्ञान या करियर तक सीमित नहीं था। वे आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत गहरे थे। वे गीता, कुरान और बाइबल सबका अध्ययन करते थे और मानते थे कि हर धर्म का मूल संदेश एक ही है, इंसानियत और प्रेम। वे अक्सर कहते, धर्म का मकसद इंसान को जोड़ना है, बांटना नहीं। यही कारण था कि वे पूरे देश में हर वर्ग, हर धर्म और हर उम्र के लोगों के प्रिय थे। बच्चे उन्हें अपना आदर्श मानते, युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक और बुजुर्ग उन्हें अपना बेटा। कलाम जी का एक और महत्वपूर्ण विचार था नवाचार और खोज।
वे मानते थे कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को नए नए प्रयोग करने होंगे। वे छात्रों से कहते थे कि सवाल पूछो, प्रयोग करो, असफल हो जाओ लेकिन कोशिश करना मत छोड़ो। यही वैज्ञानिक सोच हमें विकसित राष्ट्र बना सकती है। दोस्तों, यही वजह है कि उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक आत्मकथा नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। इसमें उनके जीवन के साथ साथ उनका दर्शन भी है जो हर इंसान को दिशा दिखाता है। उनका संदेश साफ था, सपने देखो, मेहनत करो, असफलता से सीखो और अपने देश के लिए जियो। यही जीवन की असली सफलता है। भाग 6। दोस्तों, भाग 5 में हमने जाना कि कैसे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन दर्शन, उनके गुरुजनों का प्रभाव और युवाओं के लिए उनके संदेश ने उन्हें सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व बना दिया। अब हम उनके जीवन के उस अंतिम बड़े पड़ाव की ओर बढ़ते हैं जहां उन्होंने देश की सबसे ऊंची कुर्सी, राष्ट्रपति पद तक पहुंचकर भी खुद को हमेशा जनता का सेवक ही माना। मिसाइल प्रोग्राम और वैज्ञानिक उपलब्धियों की वजह से डॉक्टर 1990 के दशक में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला। लेकिन दोस्तों, सम्मान और पदवी से ज्यादा बड़ी बात यह थी कि वे हर नागरिक के दिल में अपनी जगह बना चुके थे। वे वैज्ञानिक के रूप में जितने लोकप्रिय थे उतने ही एक इंसान और शिक्षक के रूप में भी। बच्चे उन्हें रॉकेट मैन अंकल कहकर पुकारते, युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते और बुजुर्ग उनकी सादगी से प्रभावित होते। धीरे धीरे यह भावना पूरे देश में फैलने लगी कि ऐसा इंसान अगर देश का राष्ट्रपति बने तो यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात होगी। दोस्तों, साल 2002 में यही सपना सच हुआ। राजनीतिक दलों के बीच जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा हुई तो सबकी नजरें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर टिक गईं। सभी को लगा कि यह वह शख्स हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर देश और जनता की सेवा कर सकते हैं, और हुआ भी यही। व्यापक समर्थन के बाद वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। जब यह खबर आई कि रमेश्वरम का एक साधारण परिवार से निकला लड़का अब भारत का राष्ट्रपति बनने जा रहा है तो पूरा देश गर्व से भर उठा। यह केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी बल्कि यह हर उस भारतीय का गर्व था जिसने कभी सपने देखे और मेहनत की ताकत पर विश्वास किया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी डॉक्टर कलाम की सादगी बिल्कुल वैसी ही रही जैसी पहले थी। वे खुद को कभी भी महामहिम कहलाना पसंद नहीं करते थे। वे हमेशा कहते, मैं जनता का राष्ट्रपति हूं। इसी वजह से उन्हें पीपल्स राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वे बच्चों और युवाओं से मिलना नहीं छोड़ते थे। वे अक्सर स्कूल और कॉलेज जाते, छात्रों से बातचीत करते और उन्हें बड़े सपने देखने की प्रेरणा देते। उनका मानना था कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसके युवाओं को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को जनता से जोड़ दिया। उन्होंने साबित किया कि राष्ट्रपति सिर्फ औपचारिक पद नहीं है बल्कि यह जनता से संवाद का माध्यम भी है। उनकी किताबें, उनके भाषण और उनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर जैसी किताबें हर छात्र और हर नागरिक के लिए एक मार्गदर्शक हैं। दोस्तों, कलाम जी ने हमें यह सिखाया कि सफलता का मतलब केवल पद या सम्मान नहीं होता, बल्कि सफलता का असली अर्थ है दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना। वे कहते थे, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। यह पंक्ति उनके पूरे जीवन को बयान करती है। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल 2007 में पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने शिक्षा और युवाओं के लिए काम करना जारी रखा। वे विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते, किताबें लिखते और हर मौके पर युवाओं से जुड़ते। 27 जुलाई 2015 को जब वे IIM शिलोंग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे, तभी मंच पर ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया से विदा हो गए। दोस्तों, सोचिए, यह कितनी अद्भुत बात है कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी युवाओं को प्रेरित करने में बिताई, उन्होंने अपनी अंतिम सांस भी छात्रों को पढ़ाते हुए ली। उनकी मृत्यु पर पूरा देश रो पड़ा, लेकिन आज भी उनका जीवन और उनके विचार हमें दिशा दिखाते हैं। वे भले ही शरीर से हमारे बीच न हों, लेकिन उनकी सोच, उनकी सादगी और उनके सपने हर भारतीय के दिल में जिंदा है। दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर सिर्फ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करता है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर हमारे पास हिम्मत, मेहनत और विश्वास है तो कोई भी सपना असंभव नहीं। रमेश्वरम का गरीब लड़का जिसने बचपन में अखबार बांटे,
जिसने असफलताओं का सामना किया। वही लड़का एक दिन वैज्ञानिक बना, मिसाइल मैन बना और फिर देश का राष्ट्रपति बना। यह सफर हमें बताता है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। डॉ कलाम का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम भी अपने भीतर की आग को पहचानें और उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं। और यही इस किताब का असली संदेश है, हर इंसान के भीतर आग है, बस उसे सही दिशा में उड़ान देनी है। तो दोस्तों, यह था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर का विस्तारपूर्ण सार। उम्मीद है कि इस किताब से मिली प्रेरणा आपके जीवन में भी नए सपनों और नई उड़ान की शुरुआत करेगी। अगर आपको यह किताब सार पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक पुस्तकों का सार लेकर आते रहें। याद रखिए, सपने वो नहीं होते जो नींद में दिखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते।